संसार पुस्तक है। वर्ल्ड इज ए बुक। तो कैसा टाइटल है ये कि संसार पुस्तक है। अगर संसार पुस्तक है तो हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, है ना। इसके पन्ने पलटने चाहिए। संसार के पन्नों का मतलब क्या होगा? संसार के पन्नों का मतलब होगा कि संसार में, दुनिया में जितने भी देश हैं, शहर हैं, गांव हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पर्वत हैं, है ना। तो संसार पुस्तक है, इसका मतलब हम लोग इस संसार से, इस दुनिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों, आज का है चैप्टर नंबर 12। ये एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चे जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, जो सीबीएसई से पढ़ाई करते हैं, उनकी किताब है वसंत। उसका 12वां चैप्टर है जिसका टाइटल है संसार पुस्तक है। और बड़ा ही प्यारा टाइटल है। पुस्तकों से आपको प्रेम होगा ही। आप सब जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप सबको अगर अपना पढ़ने का अलग कमरा मिला हो तो आपके कमरे में एक छोटी सी अलमारी, एक रैक तो ज़रूर ही होगी जिसमें आपकी फेवरेट बुक्स आपने करीने से सजा करके रखी होंगी। और फेवरेट बुक्स ही क्या, आपने अपने सिलेबस की किताबों को भी काफ़ी अच्छी जिल्द लगा करके सेव करके रखा होगा। अच्छा, तो इस चैप्टर के लेखक का नाम मैं अभी नहीं बताता, थोड़ा सस्पेंस रखता हूँ, बाद में बताऊँगा। अभी मैं इसे आपके सामने में डिस्कस करना शुरू करता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने अभी 3 लाइंस को पढ़ा है, इसे देख करके आपको क्या लगता है? एक्चुअली में इसे देख करके आप गेस करो कि ये क्या लगता है, कैसे लगता है कि ये चैप्टर आखिर किस अंदाज में लिखा गया है। ये कहानी है क्या? नहीं। ये कविता है क्या? नहीं। क्या ये यात्रा संस्मरण है? नो। एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि ये जो चैप्टर है ये लेटर के फॉर्मेट में है, एक चिट्ठी है, एक पत्र है। और जब तुम मेरे साथ में रहती हो, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये चिट्ठी किसी महिला को, किसी लड़की को लिखी गई है। तो अब मुझे ये सस्पेंस जाहिर कर देना चाहिए, तो आपके लिए इस चैप्टर को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्या रखा था मैंने सस्पेंस? मैंने सस्पेंस रखा था कि इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है। तो बच्चों, इस चैप्टर के लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू, बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। और चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जब वो जेल में थे, जब वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई महात्मा गांधी और दूसरे सारे क्रांतिकारियों के साथ में, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में, कांग्रेस के लीडर्स के साथ में लड़ रहे थे, बहुत सारे आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे, तो कई बार अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में भी बंद किया है। तो जब इन्हें जेल में बंद किया जाता था तो ये अक्सर अपने बच्चों से दूर हो जाते थे। इन्हें अपने बच्चों से, आपने इंदिरा गांधी का नाम तो सुना होगा ना, हाँ, जिन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं, वो भी प्रधानमंत्री रही हैं। तो इन्हें अपनी बिटिया इंदिरा से बहुत ज़्यादा प्यार था और उसे ये अक्सर काफ़ी सारी शिक्षाप्रद बातें बताया करते थे, सिखाया करते थे। तो चाचा नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू से जेल से कई सारी चिट्ठियाँ लिखी हैं इंदिरा गांधी को, जिसमें वो अपने जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करते थे, उसकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए, इंदिरा जी की जानकारी को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया के प्रति समझदारी डेवलप करने के लिए वो बातें सिखाया करते थे। और मुझे लगता है ये किताबों के रूप में भी छपी है ये सारी चिट्ठियाँ। मैं उसका भी लिंक ढूंढने की कोशिश करूँगा। आप एक बार मेरे इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, उसमें आपको इसकी डिटेल्स मिल सकती है। तो ज़रा सा जो लेखक के बारे में है वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर 1889 में इनका डेट ऑफ बर्थ है। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये जनरल नॉलेज की भी बात है, यू शुड रिमेंबर हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, इसीलिए वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। गांधी जी को हम लोग बापू कहते हैं और नेहरू जी को चाचा नेहरू।
उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थीं तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं, लेटर्स। आजकल लोग चिट्ठियां नहीं लिखते, ईमेल्स लिखते हैं, और ईमेल भी बहुत कम होता जा रहा है। आपस में लोग फैमिली मेम्बर्स को व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं। मैं अभी भी एक्सप्रेस करने का जो रिटन फॉर्म है उसे अप्रिसिएट करता हूँ, क्योंकि उसमें आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे बेहतर तरीके से कहने का मौका होता है। बोलने में कभी कभी अनायास भी कुछ चीज़ें निकल जाती हैं जो आप नहीं कहना चाहते, गुस्से में, आवेश में। चलो, तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। किसको? इंदिरा गांधी को। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। बहुत ही साइंटिफिक लेटर रहा होगा ये। और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। एक और बात मैं बता देता हूँ बच्चों कि इन्होंने जेल में रह करके कुछ किताबें भी लिखी थी। इसमें से एक किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिस पर भारत एक खोज हिंदी में कहते हैं, और उस पर बहुत ही अच्छा टीवी सीरियल भी बन चुका है। जिन बच्चों को भी हिस्ट्री में, सोशल साइंस में इंटरेस्ट हो, वो भारत के इतिहास को समझना चाहते हों, उन्हें वो सीरियल ज़रूर देखना चाहिए, है ना। मैंने इसे दूरदर्शन पर देखा हुआ है। तो ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। कौन सी चिट्ठियाँ? जो चिट्ठियाँ चाचा नेहरू ने अपने बच्ची इंदिरा गांधी के नाम लिखा। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, तभी तो। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं, और ये पुस्तक में संकलित हैं। तब तो मुझे जल्दी ही ये किताब खरीदनी है और अपनी लाइब्रेरी में भी शामिल करनी है ना। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा आपको। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। तो उनकी ये जो सारी चिट्ठियां हैं उसी में से कोई एक चिट्ठी है, या चिट्ठियों में से जो कुछ बातों को निकाल करके ये चैप्टर बनाया गया है। खास बात ये है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे, और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। तो मुंशी प्रेमचंद जी को जानते हो ना आप? 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, है ना, नमक का दरोगा, कफन, ईदगाह, ये बड़ी पॉपुलर कहानियाँ हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। उन्होंने ही इस चैप्टर को नेहरू जी की किताब से, नेहरू जी की चिट्ठियों से हिंदी में अनुवाद किया है, जिसकी वजह से आप इसे हिंदी की किताब में आज पढ़ पा रहे हो, है ना। तो बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कि नेहरू जी ने कैसे क्या बताया है इंदिरा जी को। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है संसार एक पुस्तक है। तो कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। तो इलाहाबाद में नेहरू ख़ानदान का पैतृक निवास रहा है, और इंदिरा गांधी अगर मसूरी में है तो मेरे ख्याल से वो वहाँ के किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रही होंगी, हॉस्टल में होंगी। आगे लिखते हैं वो कि इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। कथाएं, कथा का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टोरीज, है ना। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड, इंडिया एंड ब्रिटेन, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये कहानी, ये चिट्ठी जिस समय में लिखी गई होगी उस समय अपना देश गुलाम था, भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, इसीलिए। अब वो क्या कहते हैं कि लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं, मैं इसे अंडरलाइन करके समझाऊंगा आपको। वो क्या कहते हैं कि इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। तो यहाँ पर बात आती है माइक्रो और मैक्रो लेवल की। अगर हम दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, है ना, तो भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बट इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर एरिया ऑफ इंडिया विथ इंग्लैंड, भारत के क्षेत्रफल की तुलना अगर हम इंग्लैंड से करें तो इंग्लैंड छोटा सा टापू है, छोटी सी जगह है, उसका एरिया भारत से
कम है। और भारत काफ़ी बड़ा एरिया है। भारत के बारे में कहते हैं ना कि भारत दुनिया के जो देश हैं उसमें से 7वां सबसे बड़ा देश है, और इंग्लैंड छोटा सा टापू है। तो फिर आगे क्या कहते हैं नेहरू जी? नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उस देश में रहने वाले लोगों का, उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है, ध्यान रखना चाहिए। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुआ हो। तो कितनी बड़ी बात कही है नेहरू जी ने। वो चाहते हैं कि उनकी बिटिया को दुनिया के बहुत सारे देशों के बारे में, वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हें दुनिया के बाकी सारी देशों के बारे में भी पता होना चाहिए। इतना ही नहीं कि तुम जिस देश में पैदा हुए हो सिर्फ वहाँ के लोगों और वहाँ के समाज के बारे में ही जानकारी रखो। अगर आप बड़े होते हो, सीखना चाहते हो, विद्वान बनना चाहते हो, तो क्या होगा? यू शुड नो मोर, है ना। आपको बहुत सारी जानकारी रखनी होगी, बहुत सारे देशों के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में समझना होगा। वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि इन सब छोटे छोटे खतों से बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ। अब बच्चों, अब अगर आज की बात आप सोच करके देखो तो क्या है कि लोग किताबों से, ई बुक्स से, है ना, इंटरनेट से, यूट्यूब से जहाँ के बारे में भी जानकारी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो, इफ़ यू आर क्यूरियस, यू वांट टू गेन नॉलेज, देयर इज़ नो लिमिट। रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। अखबार छपते हैं, किताबें मिलती हैं, लाइब्रेरी है, इंटरनेट है, यूट्यूब है ना। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि इंटरनेट पर और यूट्यूब पर जो इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में थोड़ा सा डाउट रहता है। तो छोटे बच्चों को मैं कहूँगा कि अभी भी उन्हें टीचर्स की बातों पर, पेरेंट्स की बातों पर, किताबों पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए और बुक्स के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए इन दी कंपैरिजन ऑफ इंटरनेट एंड यूट्यूब। मैं कहूँगा ये चीज़, है ना। तो नेहरू जी कहते हैं कि भाई इस चिट्ठियों के ज़रिए, चिट्ठियों की एक लिमिट होगी, देयर विल बी 3 पेजेस, 5 पेजेस, 10 पेजेस, 15 पेजेस, दैट्स ऑल। आप चिट्ठियों में कितनी बातें लिख सकते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी आप ड्राइंग नहीं बना सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो सो देयर इज़ ए लिमिट। अगर कोई चाहे कि मैं चिट्ठियाँ लिख लिख करके अपने बच्चे को समझाऊंगा तो एक लिमिट है। तो नेहरू जी इस लिमिट को एक्सेप्ट करते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि फिर भी, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जिसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। अगर नेहरू जी फ्यूचरिस्टिक होते और उन्हें भविष्य के बारे में पता होता, उन्होंने अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाया होता इंटरनेट और यूट्यूब के बारे में, तो ये कहते कि तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल चाल मोटी मोटी किताबों के अलावा मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप पर भी देख पाओगी, है ना। है ना। एक और बात जो उन्होंने कही कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और पढ़ोगी तब समझोगी कि दुनिया एक है। हम अभी फ़िलहाल जब हम छोटे होते हैं तो क्या बातें करते हैं कि हाँ, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़े और बड़े होते हैं तो सोचते हैं मेरा समाज, माई सोसाइटी, उसमें हमारा नेबरहुड भी शामिल होता है। फिर उसके बाद क्या होती है, वी ऑल्सो टॉक अबाउट आवर सराउंडिंग्स, डिस्ट्रिक्ट्स, मेरा शहर, माई टाउन, माई स्कूल, है ना, माई कॉलेज, माई डिस्ट्रिक्ट। फिर हम बड़े होते हैं तो कहते हैं माई स्टेट, मेरा राज्य बिहार। फिर आगे की बात हो तो माई कंट्री। तो यही बात है कि जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, बड़े होते जाओगे, आपके सोचने समझने का दायरा बड़ा होता जाएगा, तो ये जो बात होती है ना अपनापन, तो आप ऐसा कह सकोगे कि ये पूरी की पूरी ही दुनिया एक है। जब हम छोटी आँखों से देखते हैं तो हमें अंतर दिखाई देता है, बड़ी आँखों से देखते हैं तो ये अंतर खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया एक सी लगती है, दुनिया में रहने वाले सारे लोग हमारे भाई बहन जैसे लगते हैं।
तो फिर हम क्या बात करेंगे, मेरी पृथ्वी और किसी दूसरी पृथ्वी, किसी दूसरे ग्रह पर अगर जीवन होगा तो कहेंगे कि वहाँ के लोग अलग हैं। है ना। और फिर जब आप और बड़े होकर के सोचोगे तो शायद आप ऐसा कह सकते हो कि मेरा ब्रह्मांड, माय यूनिवर्स। तो अब हम लोग इसके आगे नहीं जाते, चैप्टर पर कंसंट्रेट करते हैं। तो आगे नेहरू जी कहते हैं, उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा कि यह तो तुम जानते ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। व्हाट अबाउट जानदार चीज़? जानदार चीज़ का मतलब है लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, किसी जीव के बारे में, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मतलब लाखों करोड़ों साल पहले, मतलब समझ लो आपकी जो डायनासोर का समय था, जब सिर्फ इस धरती पर जानवरों का राज था, तो उसके पहले, उसके बहुत पहले, उसके भी लाखों करोड़ों साल पहले शायद इस धरती पर कोई इस तरह की जीवित चीज़ जिसके पास में बुद्धि हो, इंटेलिजेंसी हो, वो चीज़ नहीं रही हो। तो वो कहते हैं कि आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था, जब यहाँ कुछ न था। थिंक अबाउट इट, कैन यू इमेजिन अबाउट इट? ये बड़ा ही पजल वाला क्वेश्चन है। ये सोचना भी, अंदाज़ा लगाना कि भाई उस समय क्या था, अगर इस पृथ्वी पर जीवन नहीं था, जानवर नहीं थे, या शायद पेड़ पौधे भी नहीं थे, तो क्या था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। तो ये धरती बहुत गर्म थी तो कैसी थी? ये धरती बहुत गर्म थी तो कैसी थी? क्या ये सूरज के जैसी थी? आखिर ये जो धरती है, जितने भी ग्रह हैं, जो सोलर सिस्टम के मेंबर हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स, इसके बारे में जो हाइपोथेसिस है, जो कहानी है, उसमें क्या कहा जाता है कि ये सब सूरज के परिवार के सदस्य हैं। तो सूरज जलता हुआ आग का गोला है, तो क्या पृथ्वी भी पहले आग का गोला थी? गर्म रहने की बात है तो ऐसा ही लगता है। तो जब ये धरती इतनी गर्म थी कि इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तो बच्चों, अभी भी कहीं कहीं पर जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं ज़मीन में, तो उन्हें पुराने समय के पहाड़ों, पुराने समय के जानवरों की हड्डियों का पता चलता है। तभी तो लोगों ने कहा, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हाँ, डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर भी रहा करते थे, जिसकी आज सिर्फ हड्डियाँ मिलती हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। आगे नेहरू जी लिखते हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, तो किताबें कौन लिखता? तो वही है समय जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम, प्राग ऐतिहासिक काल। तो बच्चों, आप सब लोग अपने हिस्ट्री की किताब में भी इसके बारे में पढ़ोगे कि हम लोग उस समय को क्या कहते हैं, जिस समय लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। लोग ही नहीं थे तो लोग लिखेंगे कैसे? और लोग लिखेंगे नहीं तो हम उनकी लिखी हुई किताबें कैसे पढ़ करके जान पाएंगे उस समय के बारे में? तो क्या होगा? वी विल हैव टू इमेजिन, वी विल हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स, वी विल हैव टू कलेक्ट डेटा। जो प्री हिस्टोरिक टाइम की चीज़ें हमें खुदाई से मिलती हैं, है ना, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच करके। तो यह तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते वैसा सोच लेते, सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते कि हाँ, उस समय परियाँ रहती थी। लेकिन ये तो सोचने की बात है। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? तो पूरी कल्पना हो सकती है, उसमें मैं अपने मन की बातें मिला सकता हूँ, तुम अपने मन की बातें मिला सकता हूँ, है ना। सभी बच्चे अपने अपने मन की बातें मिला सकते हैं, टीचर अपने मन की बातें मिला सकते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से मालूम होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल
मालूम हो सकता है, पुराना हाल जान सकता है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें खुदाई करने पर मिलती हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मतलब संसार में घूमें, लोगों से मिलें, जगहों पर जाएं, नदियों के पानी को छुएं, पहाड़ों की चढ़ाई करें, आसमान में चांद सितारों की सैर करें, मंगल ग्रह पर जाएं और जानें समझें इस दुनिया को। वो कहते हैं कि मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, पेज हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है, यही एक कंडीशन है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, है ना। तो इस प्रकृति पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, उन सब में कोई ना कोई सीक्रेट, कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ हो सकता है। अच्छा बच्चों, मैं एक बार आप सब लोगों को याद दिला देता हूँ कि ये मैंने ऊपर में लिख रखा है न्यू एज कोचिंग। तो न्यू एज कोचिंग मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए थर्ड स्टूडेंट से लेकर के थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के काफ़ी सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं, और मैं हर हफ्ते में नए लेक्चर्स भी डाल रहा हूँ। आमतौर पर मैं ट्यूसडे को, फ्राइडे को और संडे को नए लेक्चर्स डालता हूँ। तो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, यू शुड सब्सक्राइब इट, न्यू एज कोचिंग, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर इसके नोटिफिकेशंस आ जाएं। फिर से हम लोग चैप्टर पर वापस लौटते हैं। यह बात हो रही थी एक छोटे से चमकीले मतलब एक पत्थर की बात हो रही थी जो सड़क पर गिरा हुआ मिल सकता है। तो जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? चमकीला हो गया, चिकना हो गया, इसका मतलब उसने बहुत सारे रगड़ खाए हैं। उसके खुरदरे किनारे या कोने का क्या हुआ? फ्रिक्शन की वजह से वो टूट फूट गया। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। लेकिन ये टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला है तो ये आगे के 100 साल में, 500 साल में, हज़ारों साल में रगड़ खा करके इधर उधर गिरते पड़ते ये गोल हो सकता है, चिकना हो सकता है। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता जब हम किसी पत्थर को, चट्टान को तोड़ते हैं। तो फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। किसके मुंह से? इसी पत्थर के मुंह से। अगर हम लोग देख सकें तो, अगर हम सुन सकें तो वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन ना गुजरे हों या बहुत दिन गुजर गए हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वो जो छोटा सा पत्थर है वो किसी बड़े चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो अभी के समय में। तो एक नए पत्थर में, एक नए रोड़े में जैसा खुरदुरा किनारा होता है। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, छिपा रहा, तब पानी आया और उसे बहा करके छोटी घाटी तक ले गया, वैली में ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया, तालाब में पहुँचा दिया, है ना, नदी में पहुँचा दिया, और इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इसी बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा और लुढ़कने से उसके किनारे घिस गए। वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकर बना जो तुम्हें सड़क पर मिला है, जिसके कोने नहीं हैं, जो खुरदुरा नहीं है, जो शाइनिंग है ना, गोल सा है, चमकदार है, जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से वो दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो क्या होता? अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और किसी ट्रॉली पर लद करके, किसी
ट्रक पर लद करके तुम्हारे घर या किसी दोस्त के घर बनाने के काम आ जाता सीमेंट के साथ में। ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो बह करके समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के रेत के घरौंदे बनाते हैं। तो आप सब बच्चों ने बालू के घरौंदे बनाने का काम किया है कभी? नहीं किया? अगर एक छोटा सा रोरा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो सोचो, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ फैली हैं, बिखरी हैं, इस प्रकृति ने दी हुई हैं, है ना, उन सब से हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। और यहाँ पर लिखा है, लेखक का नाम जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी की तस्वीर मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये एक अच्छा ड्राइंग का एक्सरसाइज भी हो सकता है जो बच्चे ड्राइंग में दिलचस्पी रखते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आज आपका ये चैप्टर ख़त्म किया जिसका नाम था संसार एक पुस्तक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग संसार में, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर अनुभव करना आता है तो हम आँखों से सही चीज़ देख पाएँ, सही चीज़ अनुभव कर पाएँ, कानों से सही बात सुन पाएँ, किताबों में उसके बारे में जानकारी ढूंढ पाएँ, है ना। बात क्या होनी चाहिए कि हमारा नज़रिया खोजी होना चाहिए, एक्सप्लोरर का दिमाग होना चाहिए, हमारे मन में डिस्कवरी के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो हम इस संसार में देख करके, छू करके, घूम करके, जान करके बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो आखिर में एक बार फिर से मैं आप सब बच्चों को कहूँगा कि आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने बैचमेट्स को भी बताओ। मैं आगे चल करके आप सब बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड 3rd से लेकर के 10th के बीच में हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिस्ट्री, SST, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर धीरे धीरे अपलोड करूँगा और आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे मैं आपके सामने में ही बैठ करके पढ़ा रहा हूँ। बस आपके हाथ में किताब होनी चाहिए या आपकी आंखें इस स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।